9th पॉइंट जो है वो है लोअर जीनोम कंसिस्ट 30,000 genes and larger genome consists 80,000 to 1,40,000 genes. जो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग है वो क्या है? डीएनए फिंगरप्रिंटिंग हम कभी भी देखते हैं, कहीं पे भी क्राइम होता है तो वहां पे क्या होता है, जो भी क्राइम ब्रांच जो होती है वो क्या करती है, क्राइम ब्रांच हमेशा जाके जो भी एरिया है जहाँ पे भी क्राइम हुआ है वहां की स्टडी करती है। फॉरेंसिक लैब के अंदर वो जो भी सैंपल्स होते हैं वो लेके जाते हैं सैंपल्स, जैसे वहां पे हेयर प्रेजेंट है किसी का, या ब्लड स्ट्रेन प्रेजेंट है, या कोई जेनेटिक मटेरियल वहां पे प्रेजेंट है, या किसी का मर्डर हुआ है तो उसका ब्लड है, उसके ट्रेसेस है, या उसकी फिंगरप्रिंट्स प्रेजेंट है, तो वो क्या करते हैं, उनको ले जाके लैब में स्टडी करते हैं। स्टडी करने का मतलब क्या है, जब जो भी सैंपल उनको मिला है उनको वो स्टडी करेंगे, उसके बाद में जो भी उनका सस्पेक्ट है, जिसपे भी उनका शक जाता है, उनको उनका मटेरियल लेके वो स्टडी करेंगे, उन दोनों को मैच करेंगे। अगर वो उससे मैच होता है तो उनको पता चल जाता है कि उसी ने क्राइम किया, अगर वो उससे मैच नहीं होता है तो वो दूसरे सस्पेक्ट से उसको रिजेंबल करते हैं। हम कहीं भी देखते हैं जैसे क्राइम पेट्रोल है या और कोई भी चीज है तो उसके अंदर हम फोरेंसिक लैब देखते हैं, तो उसके अंदर क्या होता है, डीएनए होता है। हम जानते हैं कि जो भी डीएनए है हमारा वो एक पर्टिकुलर सीक्वेंस में है, उसके अंदर क्या है, पर्टिकुलर सीक्वेंस है जो जीन के लिए कोड कर रही है, आई कलर के लिए कोड कर रही है, प्रोटीन के लिए कोड कर रही है। उसके अलावा उसके अंदर कुछ सीक्वेंस ऐसी है जो कि हर इंडिविजुअल को दूसरे इंडिविजुअल से डिफरेंट करती है। डिफरेंट करती है का मतलब क्या है कि ऐसी सीक्वेंस, ऐसा बेस पेयर जो कि मुझ में डिफरेंट है, आप लोगों में डिफरेंट है, आप लोगों के फ्रेंड से फ्रेंड में डिफरेंट है, आप लोगों के पेरेंट्स से आप में ट्रांसफर हुआ है, लेकिन फिर भी आपके अंदर वहां कुछ ना कुछ डिफरेंस है। इसीलिए आप अपने पेरेंट्स से आइडेंटिकल होते हुए भी कुछ उसमें डिफरेंट है, यानी आपकी फिंगरप्रिंटिंग डिफरेंट है। वो डिफरेंट सीक्वेंस क्या है, वो डिफरेंट सीक्वेंस है रिपीटेटिव यूनिट। रिपीटेटिव यूनिट का मतलब क्या, मैंने आपको बताया कि डीएनए के अंदर बहुत सारे जगहों पे कुछ बेस पेयर्स बार बार रिपीट हो जाते हैं। वो बेस पेयर्स रिपीट होते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, रिपीटेटिव यूनिट कहते हैं या सैटेलाइट कहते हैं। वो क्या होते हैं, डीएनए का स्ट्रैंड होते हैं या उसका छोटा सा पार्ट होते हैं जो कि बार बार रिपीट होते रहते हैं। उनकी रिपीटेशन की वजह से या उस सीक्वेंस की वजह से जो भी ह्यूमंस है वो 0.1% सबसे डिफर करते हैं। DNA fingerprinting, it is a method to identify difference between individuals in this
method we use DNA sequence. We know some sequence are repetitive in DNA. These repetitive DNA sequence is known as satellite. DNA finger printing. This method is based on polymorphism, यानी variations of DNA This method is based on polymorphism, यानी variation of DNA satellites is functional unit of fingerprinting. सैटेलाइट्स में भी दो तरीके की सैटेलाइट्स होती हैं, माइक्रो एंड मिनी सैटेलाइट. हम ये जानते हैं कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का मतलब क्या है. किसी भी इंडिविजुअल का डीएनए लेकर उसको स्कैन करना, उसके अंदर बेस पेयरिंग को देखना और उसके अंदर ये देखना कि उसके अंदर डिफरेंस कौन सी सीक्वेंस है. हम ये जानते हैं कि 99.9% जो जीनोम होता है वो सिमिलर होता है, लेकिन 0.01% जो होता है वो चेंज होता है. वो चेंज किसकी वजह से होता है? रिपीटेटिव यूनिट की वजह से, जिसको कि हम क्या कहते हैं? सैटेलाइट्स कहते हैं. सैटेलाइट्स दो तरीके की होती है, माइक्रो और मिनी. उसके अंदर क्या होता है कि कोई भी डीएनए का स्ट्रैंड है, उसके अंदर सपोज ATG है, उसके बाद में इस तरीके से आप देख रहे हैं कि हर एक बेस पेयर के बाद में ATT, फिर वापस ATT, फिर वापस ATT, ये वापस रिपीट हो रही. तो इसी तरीके से वो सीक्वेंस भी बार बार रिपीटेटिव होती है. उसका कोई फंक्शन नहीं होता, वो प्रोटीन के लिए कोड नहीं करती, कोई सीक्वेंस के लिए कोड नहीं करती, पर वो क्या कोड करती है? वो वेरिएशन कोड करती है. यानी वो वेरीज होती है, वो एक इंडिविजुअल से दूसरे इंडिविजुअल में हमेशा चेंज होगी और उस चेंज की वजह से क्या बनते हैं? डिफरेंट फिंगरप्रिंट. samples
DNA from sperm, hair follicle, skin, bone, saliva, blood. Used as sample for DNA fingerprinting. चाहे हेयर फॉलिकल हो, चाहे स्पर्म हो, चाहे सलाइवा हो, चाहे बोन हो, चाहे ब्लड हो, चाहे और कोई टिश्यू हो और कोई ऑर्गन हो, उसके अंदर जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन है वो सिमिलर होगी जो कि उसके ह्यूमन के जीनोम के अंदर है। यानी किसी भी सेल से हम अगर डीएनए को आइसोलेट करते हैं तो उसके अंदर सेम सीक्वेंस प्रेजेंट होगी, जिसकी वजह से पूरा ह्यूमन डिराइव्ड हुआ है, यानी उसका जेनेटिक मटेरियल का स्ट्रेस सेम रहेगा। जब कभी भी हम किसी सेल से डीएनए को सेपरेट करते हैं, उसकी स्टडी करते हैं, उसको हम उसके अंदर जो सिमिलर सीक्वेंस है, जो रिपीटेटिव यूनिट है, उसको स्टडी करते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, सैटेलाइट, माइक्रो और मिनी। कुछ सैटेलाइट ऐसी होती है जो रैंडमली रिपीट होती रहती है और कुछ रैंडमली रिपीटेड होती है। जो रैंडमली होती है उसको हम माइक्रो कहते हैं और जो रैंडमली होती है उसको हम मिनी सैटेलाइट कहते हैं। तो जो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग है वो मिनी सैटेलाइट पर डिपेंडेंट है। और इसका मतलब क्या है कि कोई भी सैंपल हमने लिया, चाहे हेयर फॉलिकल से डीएनए लिया, किसी और से डीएनए लिया, हम उसको लेंगे, फिर उसको सेपरेट कर देंगे, उसके बाद में उसको आरई से कट कराएंगे। जब आरई से कट कर देंगे उसके बाद में हम जो भी सैटेलाइट के अंदर जो भी हमारी सीक्वेंसिंग है, जो भी बार बार रिपीट सीक्वेंस हो रही है, उसको हम देखेंगे। उसके बाद में हम क्या करेंगे, उसको हम इलेक्ट्रोफोरेसिस के द्वारा बैंड के अंदर रिप्रेजेंट कर देंगे अकॉर्डिंग टू देयर लेंथ। फिर हम क्या करेंगे, एक नाइट्रोसेलुलोज की मेम्ब्रेन पे उन बैंड्स को डाल देंगे, उसके साथ में हम उसी सिमिलर सीक्वेंस के रेडियो लेबल को डाल देंगे। उन दोनों के बीच में क्या होगा, हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा। जब हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा तो फिर क्या होगा, बैंड बनेंगे, उसको हम रेडियोग्राफी में ले जाएंगे तो हमें पर्टिकुलर बैंड्स बने हुए दिख जाएंगे। अगर हमने दो ह्यूमन का लिया है इंडिविजुअली डीएनए सैंपल, तो हमें क्या होगा, उन दोनों के अंदर डिफरेंस पता चल जाएगा। यानी हमें ये पता चलेगा, उन दोनों के बैंड डिफरेंट बनेंगे तो हमें ये पता चल जाएगा कि इन दोनों के अंदर जो सैटेलाइट थी उनके अंदर चेंज है, जिसकी वजह से इनके बैंड में डिफरेंस आ रहा है। सैटेलाइट रिपीटेटिव सीक्वेंस present in humans is responsible for difference between individual to individuals। दूसरा, these satellites varies from chromosome to chromosome।
these satellites shows small peak when centrifugate genetic material। जब भी हम जेनेटिक मटेरियल को या ह्यूमन जीनोम को हम सेंट्रीफ्यूगेशन करेंगे तो क्या होगा, जो ह्यूमन का कंप्लीट जीनोम होगा, पूरा जीनोम, बल्क जीनोम, वो सेपरेट होगा और ये जो मेजर पीक देगा और जो इसकी जो सैटेलाइट्स होगी, जो रिपीटेटिव यूनिट्स होगी, वो क्या देगी, स्मॉल पीक देगी। सेंट्रीफ्यूगेशन कंप्लीट डीएनए यानी कि जीनोम complete genome major peak bulk genome और small peak सैटेलाइट्स। यानी हमको कैसे पता चलेगा कि सैटेलाइट कौन सी है और डीएनए सीक्वेंस कौन सा है? जब भी हम डीएनए जो भी आइसोलेट किया गया है उसका हम सेंट्रीफ्यूगेशन करेंगे तो हमको दो तरीके की पीक्स मिलेगी। पहली मेजर, तो हम समझ लेंगे कि ये जो है जीनोम है, यानी ये जो पर्टिकुलर जीनोम है कहीं ना कहीं किसी ना किसी चीज के लिए कोड कर रहा है, और सैटेलाइट्स जो है वो क्या होगी, वेरिएशंस होंगे जो कि किसी भी प्रोटीन के लिए, किसी भी सीक्वेंस के लिए कोड नहीं करती है। Polymorphism, not coding for protein but responsible for variation। Polymorphism, this is inheritable process, means transfer parentally into child। सोमेटिक सेल और जर्म सेल। जर्म सेल का मतलब जाइगोट फॉर्मेशन। लेकिन हम ये कहते हैं कि ये हर में डिफरेंट होती है, लेकिन अगर एक ही पेरेंट से कई बार ट्विंस बनते हैं, उन ट्विंस के अंदर ये जो वेरिएबल सीक्वेंस होती है ये क्या होती है, आइडेंटिकल होती है। मैंने ये कहा कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के अंदर हम डीएनए को लेते हैं एज ए सैंपल, उसका हम क्या करते हैं, उसको हम लैब के अंदर, फॉरेंसिक लैब के अंदर स्कैन करते हैं। स्कैन करने का मतलब है पहले उसको सेपरेट करेंगे, फिर उसको आरई से कट करेंगे, फिर उस
हम नाइट्रोजोसेलुलोज मेम्ब्रेन पर ट्रांसफर करेंगे, फिर हम रिपीटेटिव यूनिट की स्टडी करेंगे। जब हम उसको सेपरेट करेंगे तो हम सेंट्रीफ्यूज करेंगे। जब हम सेंट्रीफ्यूज करेंगे तो हमें दो तरीके की बैंड मिलेंगे या दो तरीके की पीक्स मिलेगी, मेजर और स्मॉल। जो मेजर होगा वो उसका जीनोम होगा, हम उसको छोड़ देंगे, उसको काम में नहीं लेंगे। जो स्मॉल पीक वाला मटेरियल होगा उसको हम यूज में लेंगे, क्योंकि वेरिएशन के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? रिपीटेटिव यूनिट। रिपीटेटिव यूनिट का मतलब सैटेलाइट। सैटेलाइट भी दो तरीके की, माइक्रो और मिनी। और जो फिंगरप्रिंटिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है वो कौन सी है? मिनी। और हम ये मानते हैं कि किसी भी ह्यूमन के अंदर कोई भी जेनेटिक मटेरियल है या कोई भी वेरिएशन है तो वो उसकी ओवरऑल टिश्यूज में होगा, ओवरऑल बॉडी में होगा, उसका जेनेटिक मटेरियल है। किसी भी ऑर्गन से ले लो, किसी भी टिश्यू से ले लो, सिमिलर होगा। सोमेटिक सेल में भी सिमिलर होगा और जर्म सेल के अंदर भी सिमिलर होगा। और ये वेरिएशन पेरेंट से अपने चाइल्ड के अंदर ट्रांसफर होते हैं, यानी ये इनहेरिटेड वेरिएशंस होते हैं। ये एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में एक्यूमुलेट होते रहते हैं और इसकी वजह से ही एक से दूसरी जनरेशन उनसे डिफर करती है। लेकिन जो आइडेंटिकल ट्विंस होते हैं, आइडेंटिकल ट्विंस का मतलब क्या? जिनका नेचर, जिनका बोलना करना, जिनका चलना, जिनकी शक्ल, जिनकी सूरत, जिनका ब्रेन, जिनका बॉडी स्ट्रक्चर सिमिलर हो, जिसको कि हम ट्विंस कहते हैं, तो उनके अंदर क्या होता है? जो भी ये वेरिएशन ट्रांसफर होते हैं वो बिल्कुल सिमिलर आइडेंटिकल वे में ट्रांसफर होते हैं। हम ये जानते हैं कि ह्यूमंस के अंदर जो होते हैं क्रोमोसोम्स होते हैं, ठीक है। क्रोमोसोम होते हैं वो 2n नंबर्स के अंदर होते हैं और उन क्रोमोसोम का एक पर्टिकुलर लोकाई होता है, यानी लोकस होता है, और उनके अंदर क्या होते हैं? पर्टिकुलर जीन की सीक्वेंस होती है, जिसको हम जीनोम भी कह सकते हैं या डीएनए सीक्वेंस भी कह सकते हैं या हम एलील भी कह सकते हैं, जो कि एक से दूसरे के अंदर रिस्पॉन्सिबल होते रहते हैं, चेंज होते रहते हैं। तो ये जो रिपीटेटिव यूनिट है, जब डीएनए की सीक्वेंस क्रोमोसोम पे प्रेजेंट है तो रिपीटेटिव यूनिट भी क्रोमोसोम पे प्रेजेंट होगी। तो ये जो रिपीटेटिव यूनिट का नंबर है वो डिफर करता है क्रोमोसोम टू क्रोमोसोम। यानी अगर 9th क्रोमोसोम पे 7 है तो हो सकता है कि 16 पे 2 हो, 2 पे 5 हो, इस तरीके से 7th क्रोमोसोम पे 3 हो। तो ये सारे जो VNTR है, यानी वेरिएबल टेंडम रिपीट यूनिट है या माइक्रोसैटेलाइट है, वो क्या करती है? वेरिए करती रहती है क्रोमोसोम टू क्रोमोसोम। Method of DNA finger printing. First, isolation of DNA means separation. Sample DNA centrifugated and small peak यानी सैटेलाइट सीक्वेंस used for fingerprinting. जो सेकंड मेथड है वो क्या होगा? जब हमने एक बार आइसोलेशन कर लिया सेंट्रीफ्यूगेशन के द्वारा, दो तरीके की पीक मिली हमको, मेजर यानी उसका जीनोम और स्मॉल यानी सैटेलाइट वाला। हमने सैटेलाइट वाले को ले लिया, यूज करने लगे हम उसको। फिर क्या होगा? digestion with restriction
एंडोन्यूक्लियस एंजाइम। आइसोलेटेड DNA cut by RE। जब DNA को हमने रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस के साथ में रखा तो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस क्या करता है, DNA को पर्टिकुलर सीक्वेंस को आइडेंटिफाई करके कट करता है, तो उसने उसको कट कर दिया। उसके बाद में हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रोपोरेशन। हाँ, RE रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस ऊपर लिखा था, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस को शॉर्ट फॉर्म में कहेंगे RE, ठीक है, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम, जो कि डीएनए को कट करने के काम में आता है। हमने पीसीआर में पढ़ा था, हमने जब रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी पढ़ी थी तब भी पढ़ा था कि रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम क्या होता है। एंजाइम दो तरीके के होते हैं, एक्सो और एंडो। एक्सोन्यूक्लियस एंजाइम क्या होते हैं, न्यूक्लियस के बाहर कट करने के काम आते हैं डीएनए को, और एंडो क्या होते हैं, जब न्यूक्लियस के अंदर जो डीएनए है उसके अंदर की जो सीक्वेंस है उसको आइडेंटिफाई करता है और उसको कट करता है। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम कैन identify particular sequence present on DNA and cut DNA from a specific point। फिर कट करने के बाद में हम क्या करेंगे, हमने जब डीएनए को कट किया है तो क्या होगा, डीएनए के स्ट्रैंड के अलग अलग बैंड बनेंगे, यानी कोई लंबा बनेगा कोई छोटा बनेगा। तो हम क्या करेंगे, उसको इलेक्ट्रोपोरेशन करेंगे, एक जेल लेंगे और उसमें सारे डीएनए के स्ट्रैंड डाल देंगे और फिर उसको इलेक्ट्रिसिटी देंगे। तो क्या होगा, अकॉर्डिंग टू लेंथ ये बैंड अरेंज हो जाएंगे। डीएनए स्ट्रैंड्स arranged according to their length by electroporation। इलेक्ट्रोपोरेशन का मतलब क्या है, कट डीएनए segment, put on gel and supply electricity। DNA segment arranged according to their length on gel। जब हमने डीएनए को सेपरेट कर लिया उसके बाद में हमने स्मॉल जो सीक्वेंस थी, जो सैटेलाइट थी, उसको ले लिया, सेपरेट हो गई वो। उसके बाद में हमने उस जो स्मॉल सीक्वेंस थी उसको कट कर लिया। उसके बाद में जब हमने कट किया है तो कोई स्ट्रैंड बड़ा बना होगा, कोई सेगमेंट छोटा बना होगा, कोई बड़ा रहा होगा, कोई बराबर रहा होगा। तो हमने क्या किया, उसको एक जेल पे रख दिया और इलेक्ट्रिसिटी किया, इलेक्ट्रिसिटी उसको सप्लाई की, तो उसको क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोपोरेशन, यानी जेल इलेक्ट्रोपोरेशन। उसके अंदर क्या होता है कि जितने भी डीएनए के स्ट्रैंड है वो अकॉर्डिंग टू देयर लेंथ अरेंज हो जाते हैं।
फोर्थ स्टेप क्या होगा? पहला स्टेप हमने क्या किया? पहला स्टेप हमने सैंपल डीएनए को लिया, उसको हमने सेंट्रीफ्यूज किया, यानी हमने उसको सेंट्रीफ्यूज किया, उसके जीनोम को अलग किया और सैटेलाइट को यानी टेंडम रिपीट्स यूनिट को अलग किया। जब रिपीट यूनिट हमारे पास में आ गई तो हमने उसको आरई से कट करवाया रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से, और जब रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से कट हो गया तो हमने क्या किया? उसको जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस पे रख दिया, जिससे कि वो अकॉर्डिंग टू देयर लेंथ अरेंज हो गया। उसके बाद में फोर्थ हम क्या करेंगे? ट्रांसफरिंग DNA segment from gel to a membrane जिसको हम नाइट्रोसेलुलोज मेम्ब्रेन कहेंगे और नायलॉन मेम्ब्रेन कहेंगे। मेड अप ऑफ नाइट्रोसेलुलोज और नायलॉन मेम्ब्रेन। Then hybridizing with radio labeled VNT variable number tandem repeats VNTPs six auto radio ग्राफी। जब हम रेडियो लेबल्ड को वीएनटीपीज पे डालें, वीएनटीपीज के साथ में बाइंड करके डालेंगे तो क्या होगा कि जहां पे हमको वो सारा मटेरियल मिल रहा था वो सब इसके साथ में बाइंड करेगा। जब ऑटो रेडियोग्राफी करेंगे और जब बाइंड करेंगे तो क्या होगा कि हमें पता चल जाएगा कि ये पर्टिकुलर वीएनटीपीज रिस्पॉन्सिबल है फिंगरप्रिंटिंग के लिए। रेडियोग्राफी गिव्स hybridizing बैंड। ठीक है, यानी पहला हमने सेपरेशन किया, उसके बाद में हमने सेंट्रीफ्यूगेशन किया जिससे कि हमको शॉर्ट माइक्रोसैटेलाइट मिली, और उसके बाद में क्या होगा, जो शॉर्ट माइक्रोसैटेलाइट है उसका हमने उनको अकॉर्डिंग टू लेंथ अरेंजमेंट किया जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के द्वारा। उसके बाद में हम अकॉर्डिंग टू लेंथ अरेंजमेंट करने के बाद में हमने उन सेगमेंट्स को नाइट्रोसेलुलोज मेम्ब्रेन पे ट्रांसफर किया। जब हमने उसको ट्रांसफर कर दिया तो हमने क्या किया, उसको रेडियो लेबल्ड सेम सीक्वेंस के साथ में हाइब्रिडाइज करवाया और फिर ऑटो रेडियोग्राफी करी। यानी हमने स्टडी किया कि जो हमने सैंपल लिया था उसके साथ में हमने जो रेडियो लेबल्ड वीएनटीपीज डाला है वो उसके साथ में बाइंड हो रहा है कि नहीं। तो हमने देखा कि वो बाइंड हो रहे और वो जिस भी मैटर के साथ में मैच कर रहा है, यानी वो फिंगरप्रिंटिंग किसकी है, उस व्यक्ति की है। VNTPs मिनी सैटेलाइट होती है, यूज इन फिंगरप्रिंटिंग। It
repeated randomly in DNA segment. Variable number random repeats. Base of fingerprint. जो हम फिंगरप्रिंटिंग करते हैं वो किस लिए करते हैं? वीएनटीपीज के लिए करते हैं, क्योंकि हमारे पास में जो हाइब्रिडाइजिंग करने के लिए या पॉलीमॉर्फिज्म ऑफ डीएनए या रैंडम रिपीट्स या माइक्रोसैटेलाइट को स्टडी करने के लिए अगर कोई बेस प्रेजेंट है या अगर कोई स्ट्रक्चर प्रेजेंट है तो वो वीएनटीपीज का होता है, जो कि डीएनए में ऑलरेडी होता है, यानी सैंपल डीएनए में होता है। उसको हम नाइट्रोजोसेलुलोज मेम्ब्रेन पर रखते हैं और उसके साथ में हम वीएनटीपीज दूसरा रखते हैं जो कि हमारे टेस्ट करने के लिए होते हैं। उसको हम रेडियो लेबल कर देते हैं और उस पर डाल देते हैं, फिर हम हाइब्रिडाइज करवाते हैं तो हम देखते हैं कि पर्टिकुलर बैंड बनते हैं। जो पर्टिकुलर बैंड पर्टिकुलर सैंपल से रिजेंबल करते हैं तो इसका मतलब वो पर्टिकुलर उससे रिजेंबल है।
हमने यहाँ पे 3 सैंपल लिए, मतलब ए और बी, और एक सैंपल जो कि क्राइम सीन से लिया गया या क्राइम स्पॉट से लिया गया। उसके अंदर जितने भी क्रोमोसोम थे, क्रोमोसोम 2, क्रोमोसोम 16, क्रोमोसोम 7, इनके अंदर क्या वेरिएबल साइट्स प्रेजेंट थी। उन वेरिएबल साइट्स को क्या किया उन्होंने, स्टडी किया। किसी के अंदर 11 प्रेजेंट है, किसी के अंदर 7 प्रेजेंट है, किसी के अंदर 5 प्रेजेंट है, किसी के अंदर 4 प्रेजेंट है। उन डिफरेंट वेरिएबल साइट्स को उन्होंने स्टडी किया, उसको सेपरेट किया, फिर उसको लेबल किया, फिर उसको हाइब्रिडाइज करवाया। जब उन्होंने हाइब्रिडाइज करवाया तो ये पाया कि ए के बैंड किसी के भी साथ मैच नहीं करते, लेकिन बी के बैंड सी के बैंड के साथ में मैच करते हैं। यानी जो बी का मटेरियल है वही मटेरियल, वही सीक्वेंस सी में भी है, यानी क्राइम सस्पेक्ट जो भी है वो बी पर